चलिए, तो आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में संभावना होती है कि प्रश्न बने, चाहे पीएससी में चाहे व्यापम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। अगर पूरे फिजिक्स की अगर हम बात करें, पूरे भौतिकी की अगर हम बात करते हैं, तो प्रकाश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग ध्वनि को देखते हैं, तरंग के अंतर्गत वो भी आ जाएगा। उष्मा को देखते हैं, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा विद्युत आ जाएगा, विद्युत भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चुंबकत्व देखेंगे। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबको हम लोग पहले कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश को देखेंगे। पहले तो ये प्रकाश होता क्या है इसको समझ लेंगे, इसके पीछे के जो भी वैज्ञानिकों ने इसके संबंध में जो जो व्याख्या किया है उस सब के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे। और फिर उसके बाद मेन टॉपिक यहाँ से प्रकाश जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर समझेंगे कितने प्रकार के वेव होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकाश है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है वो शुरू हो जाएगा, ये परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, ये सब चीज़ों को आगे एक एक करके देखते हुए जाएंगे। और ख़ास करके जो दर्पण हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, या फिर लेंस उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता है। ठीक है, ये सभी टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और ख़ास करके इसका फिर प्रकाश की जो उपयोगिता वगैरह है, या फिर बहुत सारी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पर उनकी उपयोगिता वगैरह देखेंगे, तो वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता है। तो उन्हीं सब टॉपिक को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। चलो, तो यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं कि प्रकाश है क्या चीज़। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग जो भी थ्योरी दिया, अलग अलग जो भी व्याख्या किया, उसके आधार पर हमको यहाँ पर समझना होगा। थोड़ा सा बोरिंग है स्टार्टिंग के, थोड़ा सा 2-4 लाइन यहाँ पर जो है बहुत बोरिंग है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। देखिए, तो पहले न्यूटन। तो ये जो न्यूटन साहब हैं, इन्होंने प्रकाश के बारे में क्या कहा। प्रकाश को इन्होंने कण कहा। प्रकाश क्या चीज़ है, कणों से मिलकर बना है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है, जिसको कणिका कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, कणिका कहते हैं। तो इन्होंने प्रकाश को क्या कहा, कण कहा। दूसरे मतलब यहाँ पर और अगला जो वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या किया, ये जो न्यूटन के द्वारा जो कण बताया गया था, प्रकाश के जो कण बताया गया था, इस थ्योरी को उन्होंने सिद्ध भी कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, कण के गुणों को सिद्ध कर दिया। लेकिन इन्होंने किसके माध्यम से सिद्ध किया, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से सिद्ध किया था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इन्होंने व्याख्या की और प्रकाश के जो कण होने का जो गुण है उसको सिद्ध कर दिया कि प्रकाश वास्तव में कण है। अब इन्होंने और क्या बताया, देखो, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग जानते हैं ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इन्होंने बताया, आइंस्टीन के जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या इन्होंने जो किया था, तो इस व्याख्या में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रकाश ऊर्जा का बंडल है। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा का बंडल है जो कि फोटोन कहलाता है। मतलब इन्होंने सीधा एक शब्द में क्या कह दिया कि जो प्रकाश है वो फोटोन से मिलकर बना होता है। प्रकाश किससे मिलकर बना होता है, फोटोन से मिलकर बना होता है। अरे फोटोन क्या चीज़ है, फोटोन एक प्रकार का ऊर्जा का बंडल है ना। और इसकी प्रकृति अगर हम देखेंगे तो कण जैसा व्यवहार करती है। फोटोन कैसा व्यवहार करती है, कणों की तरह व्यवहार करती है। और बहुत सारे वैज्ञानिक अब नीचे इधर आते जाएंगे जिन्होंने तरंग के बारे में बात की, प्रकाश एक तरंग है बोलेंगे। तो यहाँ पर आइंस्टीन के द्वारा क्या कहा गया कि प्रकाश एक ऊर्जा का बंडल है जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक, प्रकाश एक ऊर्जा का बंडल है जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, देखो, है ना, छोटा सा यहाँ पर इमेज दिख रहा है आप लोगों को, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से किसी धातु की सतह पर टकराती है, ठीक है, यहाँ पर मेटल सरफेस है, तो जब भी किसी धातु की सतह पर जब टकराती हैं, आपतित होती हैं, फिर इस प्रकार से आकर के स्ट्राइक करती हैं, धातु की सतह पर जब टकराती हैं, तो इनमें ये प्रकाश में क्या होती है, ऊर्जा होती है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा है प्रकाश ऊर्जा का एक बंडल है जिसको हम फोटोन कहते हैं। मतलब ये जो प्रकाश ऊर्जा का जो बंडल है, मतलब कि जो फोटोन इस प्रकार से आकर के जब धातु की सतह पर टकराती हैं, और इनमें ऊर्जा है, किसमें ऊर्जा है, इन फोटोनों में ऊर्जा होता है, ऊर्जा का बंडल है ये। तो ये अपनी ऊर्जा को, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है धातु की सतह में जो हमको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। अपनी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बढ़ने के बाद ये धातु की सतह से निकल जाते हैं। धातु की सतह से क्या हो जाता है, ये इजेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि जब फोटोन जब किसी धातु की सतह पर टकराती है, मतलब टकराते हैं, तो अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉनों को,
मतलब कि फोटॉन की ऊर्जा से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है और ऊर्जा बढ़ने की वजह से धातु की सतह से निकल जाते हैं वो, ठीक, ऐसा टाइप का है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं आगे इनको समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान देकर सुने, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अगर पूछना चाहें तो फोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है ना, और यहाँ पर मेटल सरफेस क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया क्यों, यहाँ से बाहर कैसे निकले, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्या समझना है अभी कि आइंस्टीन के आधार पर, मतलब आइंस्टीन ने क्या बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इन्होंने व्याख्या किया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये व्याख्या आइंस्टीन ने किया, इसके माध्यम से ये तो साबित हो गया कि इस प्रकार से फोटॉन एक कण के रूप में आकर के टकराता है ना। ऊर्जा का जो बंडल है, फोटॉन जो है ऊर्जा का बंडल है, प्रकाश एक क्या चीज़ है, ऊर्जा का बंडल है। तो जो फोटॉन है ये जब आकर के टकराता है, और किस रूप में टकरा रहे हैं, कण के रूप में आता है। और कण जैसे कि हम बाटी से या फिर पत्थर से किसी दूसरे पत्थर को मारेंगे तो ऐसे हम कह सकते हैं एक कण से हम दूसरे कण को मार रहे हैं। जब बाटी बाटी खेलते हैं हम, एक बाटी से दूसरा बाटी मारते हैं, दूसरा बाटी बहुत दूर चला जाता है, ऐसा होता है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ हो रहा है, ये प्रकाश जो है, मतलब जो फोटॉन है, ऊर्जा का जो बंडल है, मतलब जो फोटॉन है वो आकर इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है और अपना जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है वहाँ से एक्साइटेड होकर के बाहर निकल जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। तो ये समझाया किसने, आइंस्टीन ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इन्होंने बात किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने व्याख्या किया, और इसके माध्यम से हमको पता चल गया कि फोटॉन क्या चीज़ है, एक ऊर्जा का, सॉरी, प्रकाश क्या चीज़ है, एक ऊर्जा का बंडल है जिसको हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, ठीक, जो कि कण जैसा व्यवहार करती है, ठीक। यहाँ तक तो ये हो गया। अब इसको देखो, एक हाइगन नाम का एक वैज्ञानिक आया, हाइगन बोला या फिर हाइजन भी कह सकते हैं इसको। तो हाइजन नाम का ये जो वैज्ञानिक था, ये हाइजन ने क्या बोला कि प्रकाश एक तरंग है, बोला, ठीक है, प्रकाश एक तरंग है, इन्होंने ये बताया। अब ये बोल रहे हैं तरंग। अब अगले एक वैज्ञानिक जब आएंगे, मैक्सवेल, तो ये जो तरंग होने का जो गुण है, जो तरंग यहाँ पर हम लोग ये बोला जा रहा है, हाइगन द्वारा क्या बोला गया, हाइजन द्वारा क्या बोला गया है, इसको तरंग बोला गया है। तो मैक्सवेल जब आते हैं तो ये बोल देते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग तो है, लेकिन किस प्रकार का तरंग है, तो ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखो यहाँ पर हो ये रहा है, पहले ही सिद्ध हो चुका है कि प्रकाश क्या चीज़ है, एक कण है, प्रकाश एक कण है, पहले ही सिद्ध हो चुका है। अब यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ये बोला जा रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक कण तो है, प्रकाश एक ऊर्जा का बंडल है जिसको हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। और ये जो फोटॉन है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती हैं। ये जो फोटॉन है कैसे संचरित होती हैं, मतलब ये जो कण है वो कैसे संचरित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पहुंचती हैं, ठीक है। एक मिनट, चलिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि प्रकाश, फोटॉन, मतलब जो प्रकाश है वो ऊर्जा का बंडल है, और इस ऊर्जा के बंडल को क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। अब ये जो फोटॉन है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। मतलब यहाँ पर इस प्रकार से ये जो तरंग है, मतलब कि जो प्रकाश है या फिर जो फोटॉन है वो इस मेटल सरफेस तक आया है ना, तो किस रूप में आया है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हुए आया है। तरंग इसी प्रकार संचरित होता है, इस प्रकार से आप लोग जानते हैं तरंग है ये। तो हम लोग तो ये समझ गए कि प्रकाश क्या चीज़ है, एक ऊर्जा का बंडल है जिसको हम फोटॉन कह रहे हैं, लेकिन ये संचरित किस रूप में होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, आगे इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अलग अलग प्रकार के तरंग होते हैं, यांत्रिक तरंग होता है, अभी देखेंगे उसको, मैग्निकल वेव देखेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम लोगों ने ये समझा कि जो भी वैज्ञानिक आए उन्होंने अपना अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया। न्यूटन आए, इन्होंने कण कह दिया, आइंस्टीन आए, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की, और प्रकाश को एक ऊर्जा का बंडल बताया जिसको फोटॉन कहा गया। अब इसके बाद ये हाइजन आया, ये तरंग की व्याख्या, मतलब इन्होंने क्या बोला, तरंग है बोला। मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने क्या कहा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको किन्होंने बताया, मैक्सवेल ने बताया। अब इसके बाद यहाँ तक तो देखो ये समझ में आ गया है कि प्रकाश क्या चीज़ है, एक कण है, और वह किस रूप में संचरित होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। अब इसका जो यंग है, यंग का व्यतिकरण सिद्धांत हम लोग देखते हैं, एक वैज्ञानिक है यंग नाम का, इन्होंने व्यतिकरण की एक सिद्धांत दिया। व्यतिकरण के सिद्धांत के माध्यम से यहाँ पर जो प्रकाश के तरंग होने का जो गुण है वो भी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। प्रकाश का जो तरंग होने का जो गुण है ना ये सिद्ध हो जाता है। व्यतिकरण आगे हम लोग देखेंगे, प्रकाश में भी पढ़ने वाले हैं।
फिलहाल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। तो ये जो प्रकाश का तरंग होने का गुण भी सिद्ध हो गया यहाँ पर। तो हम लोग अब यहाँ पर कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रकाश क्या चीज़ है, एक प्रकार का ऊर्जा का बंडल है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का कण कह सकते हो प्रकाश को, और ये तरंग के रूप में संचरित होता है, मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्रकाश है क्या चीज़, तो आप क्या कह सकते हो कि प्रकाश ऊर्जा का बंडल, ऊर्जा का बंडल है जिसको हम फोटोन कहते हैं, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद देखिए, एक रोमर नाम का वैज्ञानिक आया। रोमर नाम के वैज्ञानिकों ने मतलब वैज्ञानिक ने 1676 में निर्वात में प्रकाश का वेग का पता लगा लिया। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का जो चाल है, प्रकाश का जो वेग है, स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का पता लगा लिया। इन्होंने क्या कहा कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का चाल होता है। ठीक, इन्होंने ये कह दिया, मतलब ये बताया। इसी को आप यहाँ पर कह सकते हो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ पर अगर हम किलोमीटर में कहना चाहेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश का स्पीड होता है। ठीक है, देखो 3 लाख किलोमीटर बहुत बड़ा समय है ना, मतलब कि बहुत लंबी दूरी है। 3 लाख किलोमीटर मतलब कि बहुत लंबी दूरी है, और 1 सेकंड में उसको तय किया जा रहा है, मतलब कि प्रकाश का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो तो ये ध्यान में रख लेंगे इसको, है ना। रोमर ने क्या कहा था, ये हो गया। इसके बाद देख लो, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 500 सेकंड या फिर 8 मिनट 20 सेकंड, इसको आप लोग सुने भी होंगे, है ना। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में। कितना समय लगता है, तो 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। अब इसके बाद देखो, हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखें कि विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, उसको हम लोग समझेंगे। देखो, तो इसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा। देखो, हम लोग जो तरंग देखते हैं, तरंग में एक तो हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिकल तरंग देखेंगे, मैकेनिकल वेव देखेंगे, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे, मतलब कि यांत्रिक तरंग। इसको क्या बोलेंगे, इसको यांत्रिक तरंग बोलते हैं, है ना, यह यांत्रिक तरंग है। और यहाँ पर ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, क्या है ये, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो दो प्रकार के हम लोग तरंग पढ़ते हैं। अब ये जो यांत्रिक तरंग पढ़ते हैं, इसमें हमेशा याद रखेंगे कि एक माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब कि तरंग को संचरित होने के लिए, तरंग के संचरण के लिए, मतलब कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो और कोई पदार्थ हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे ठोस हो, चाहे गैस हो, कोई भी हो, लेकिन वहां पर एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी ही। अगर माध्यम नहीं है, अगर माध्यम नहीं है तो वहां पर तरंग, मतलब कि यांत्रिक तरंग संचरित नहीं हो सकता। जैसे कि देखो, ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या चीज है, यांत्रिक तरंग है। तो ध्वनि हवा में भी संचरित होता है। ठीक है, ध्वनि हवा में भी संचरित होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, वहां पर मेरा दोस्त बैठा हुआ है, तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, तो ये हवा के माध्यम से इस प्रकार संचरित होकर के उसके कानों तक पहुंच रहा है, आवाज यहाँ से वहां तक पहुंच रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये माध्यम क्या बन गया, हवा बन गया। इसी प्रकार से अगर मैं ऐसे लकड़ी में ऐसे कान को अपना टिका करके, मान कर चलो एक टेबल है, टेबल में इस प्रकार से मैं कान टिकाऊंगा, और दूसरे स्थान से अगर कोई उस टेबल को ठोकेगा तो उसका आवाज मुझे जोर जोर से सुनाई देगा कान में। तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो आवाज है, ठीक है, जो ध्वनि है, उस टेबल के माध्यम से, मतलब उस लकड़ी के माध्यम से मेरे कानों तक पहुंच रहा है, मतलब वहां पर माध्यम क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। जैसे कि आप रेल की पटरी में कान को इस प्रकार से लगा करके सुनेंगे, तो बहुत लंबी दूरी में अगर कोई ट्रेन है, उसका भी आवाज हमको सुनाई देता है, मतलब उसका भी आने का आवाज, पटरी में उसका जो आवाज है हमको सुनाई देता है कि हाँ बहुत लंबी दूरी में कोई ट्रेन है, वो आ रहा है, ऐसे बोल करके। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कि चाहे वो ठोस हो चाहे द्रव। इसी प्रकार से पानी के अंदर, है ना, पानी के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ आवाज, जैसे कि आप पानी के अंदर में डूब जाओ, पानी के अंदर में डूबोगे, और अगर कुछ अगर हलचल हो रहा है पानी के अंदर, तो वो भी हमको सुनाई देता है, मतलब कि वहां पर एक माध्यम क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। जैसे कुछ कुछ हमको आवाज आता है, कंकड़ पत्थर के इस प्रकार टकराने का आवाज आएगा, या फिर अगर कोई पानी में नहा रहा है उसका आवाज आएगा। तो इस प्रकार से हमको क्या होता है, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ठोस हो, जो भी हो, लेकिन वहां पर यांत्रिक तरंग संचरित कर सकती हैं। ये जो यांत्रिक तरंग है, जैसे कि यहाँ पर ध्वनि तरंग है, तो ये इनमें संचरित कर सकती हैं। ठीक, इनमें इनका संचरण होता है। तो अब देखो, यहाँ पर यांत्रिक तरंग में मीडियम की आवश्यकता होती है,
लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, अच्छा यहाँ पर देखो, मानकर चलो कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं है मतलब ऐसा मानो कि निर्वात, ठीक है, निर्वात समझो, निर्वात मतलब कि अगर जहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब कि जैसे कि एक बल्ब से अगर हम गैस को बाहर निकाल दें, पूरी तरीके से गैस को खींच के बाहर निकाल दें, अंदर में निर्वात हो जाएगा। जैसे कि आप पृथ्वी के वायुमंडल से आप ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ निर्वात है, वहाँ पर कोई भी गैस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं रहता वहाँ पर क्या बोलते हैं, वहाँ निर्वात बोलते हैं। तो अगर कहीं पर निर्वात है मतलब वहाँ पर अगर माध्यम नहीं है तो वहाँ पर तरंग का संचरण मतलब कि यांत्रिक तरंग का संचरण, मैकेनिकल वेव का संचरण नहीं हो सकता। जैसे आप ध्वनि ध्वनि को देखोगे इस प्रकार से, अगर एक ट्यूब ले लो ऐसे, ये इसके अंदर वैक्यूम है, मान चलो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर क्या है, पूरा खाली है, इस प्रकार सब गैस को आपने खींच के निकाल दिया बाहर। अब इसके अंदर अगर एक इस प्रकार से घंटी आप रखोगे ऐसे, अब इसको बजाओगे तो बाहर आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगा, है ना, बाहर इसका आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगा क्योंकि अंदर में निर्वात है। निर्वात में ये जो ध्वनि तरंग है इसका संचरण नहीं हो सकता। मतलब कि जो मैकेनिकल वेव देखेंगे जितने भी, चाहे वो ध्वनि तरंग हो चाहे वो और जो भी तरंग अभी देखेंगे आगे, तो इनका संचरण नहीं हो सकता, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जैसे कि प्रकाश एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसके संचरण के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान में रखेंगे इस चीज को। देखो अब माध्यम की आवश्यकता कैसे नहीं पड़ती, जैसे कि यहां पर देखेंगे तो ये सूर्य है नहीं, सूर्य से प्रकाश किरणें हमारे पृथ्वी तक पहुंचती हैं ना, इस प्रकार से सूर्य किरणें हमारे पृथ्वी तक पहुंचती हैं। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में इस प्रकार से चलो गैस तो है, ठीक है, कुछ न कुछ माध्यम इस प्रकार से, इस तरह से विभिन्न प्रकार का गैस है। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना, वहाँ पर तो माध्यम ही नहीं है ना, वहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पर वैक्यूम है। तो यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। प्रकाश की किरणों को हमारे पृथ्वी तक पहुँचने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ दूरी तक तो चलो यहाँ माध्यम मिल गया, लेकिन बाकी दूरी तक तो नहीं है ना, इधर माध्यम ही नहीं है। तो बिना माध्यम का मतलब बिना मीडियम के भी ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो संचरित हो सकती हैं, है ना, बिना माध्यम के भी प्रकाश किरणें क्या हो सकती हैं, संचरित हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पर इसलिए लिखा है डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम, ये लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसको संचरण के लिए। तो ये प्रकाश किरण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड, ये सब देखेंगे अभी हम लोग। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ पर ऐसे देखेंगे, ये देखेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यहाँ पर गामा रेस है, एक्स रे है, अल्ट्रावायलेट रे है, इंफ्रारेड है, यहाँ पर विजिबल लाइट है ना, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। तो ये सब के संचरण के लिए, क्योंकि ये मतलब ये सब के संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यह क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यांत्रिक तरंग में ही माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के संचरण के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ये सब पॉइंट को अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि लग रहा होगा कि बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सिंपल नहीं है ये, है ना, थोड़ा सा लॉजिकल है। अब देखो ये जो हम लोगों ने यांत्रिक तरंग देखा है, मतलब कि मैकेनिकल वेव देखा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा है, इन दोनों में अगर हम बात करेंगे तो इनके संचरण, ये जब संचरित होते हैं तो किस किस रूप में होते हैं, तो हम लोग एक तो अनुदैर्घ्य तरंग पढ़ते हैं और एक अनुप्रस्थ तरंग पढ़ते हैं, है ना। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दो प्रकार के तरंग पढ़ते हैं, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव एक हम लोग देखते हैं और दूसरा ट्रांसवर्स वेव देखते हैं। ट्रांसवर्स वेव मतलब कि अनुप्रस्थ तरंग, लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब कि अनुदैर्घ्य तरंग। तो इस प्रकार से अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दो प्रकार के हम लोग तरंग देखते हैं। इन दोनों में अंतर यह है कि अगर आप देखेंगे अनुदैर्घ्य तरंग को, तो इसमें जो माध्यम का कण रहेगा, ये माध्यम के कण का जो दोलन रहेगा, ऑसिलेशन जो रहेगा, वो इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे, मतलब एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर आएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर आएगा, ऐसे कुछ होगा। माध्यम के कणों का दोलन इस प्रकार से ऐसे होता है ना। माध्यम के कण का जो दोलन है वो संचरण की दिशा इस प्रकार से, संचरण इधर हो रहा है ना, किधर जा रहा है तरंग, इधर जा रहा है, तो तरंग की दिशा में ही, संचरण की दिशा मतलब कि इस प्रकार से तरंग की दिशा में ही क्या होगा, इसका दोलन होता है, ऐसे इस प्रकार से दोलन होगा। लेकिन यहीं पर अगर अनुप्रस्थ तरंग की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसवर्स वेव की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो माध्यम के कण है
ये माध्यम के कण का जो दोलन है ये संचरण की दिशा के लंबवत होता है, ऐसे होता है, ऐसे है ना। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो तरंग है ये ऐसे कुछ इस प्रकार से है, ऐसे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये मिड पॉइंट से एक बार इधर आ रहा है तरंग, एक बार उधर जाएगा, मतलब एक बार उधर एक बार इधर, ऐसे। तो माध्यम के कण के लंबवत इस प्रकार से है ना, यहाँ सॉरी माध्यम के कण के लंबवत नहीं, यहाँ पर जो संचरण की दिशा है उसके लंबवत, ये संचरण की दिशा है, ये संचरण की दिशा के लंबवत इस प्रकार से तरंग का दोलन होता है, ठीक है, ऑसिलेशन होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या समझा कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ये दो प्रकार के तरंग हम लोग देखते हैं, जिसमें यहाँ पर अगर हम साउंड वेव की बात करेंगे, ध्वनि तरंग की बात करेंगे, तो वो कहलाता है अनुदैर्ध्य तरंग। अगर हम वाटर में जो वेव उठता है, जैसे पत्थर आप मारोगे तो पानी में से तरंग वहाँ पर दिखता है ना हमको, तो जो तरंग होता है वो तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। वो क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग, इस प्रकार से। या फिर रस्सी में अगर इस प्रकार से रस्सी को आप इस प्रकार से जब इसको क्या करोगे, वाइब्रेशन उसमें करोगे, तो उसमें जो तरंग निकलता है वो भी क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है ना, अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। तो ये इस प्रकार से माध्यम के संचरण की दिशा, मतलब जो संचरण की दिशा है उसके लंबवत अगर वो दोलन करता है तो उसको हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, और संचरण की दिशा के ही डायरेक्शन में अगर दोलन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ये दो प्रकार के तरंग यहाँ पर देखते हैं। अब ये अनुप्रस्थ तरंग जो हम लोग पढ़े हैं ना, इसी के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बना है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बना हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या चीज है? एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या चीज है? एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। आप ये कह सकते हो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग कह सकते हो, क्योंकि इसमें भी देखो, इसमें भी कुछ वैसा ही दोलन हो रहा है ना। ये वाला भी तरंग देखोगे तो कुछ वैसा ही आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो चीज होता है, एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रो लिखा हुआ है और दूसरा यहाँ पर मैग्नेटिक लिखा हुआ है। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें होंगे और कुछ मैग्नेटिक फील्ड होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर के यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो, एक ऊपर इस प्रकार से इसको आप देख रहे होंगे तो एक रेड रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इधर आप इसको देख रहे होंगे तो थोड़ा ब्लू ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को पहले समझो, अब है क्या चीज़, वहाँ पर रेड और ब्लू वहाँ पर अलग अलग क्यों दर्शाया गया है इसको यहाँ पर देखो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो इसको। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत बहुत सारा वेव आ जाएगा। आपके जो प्रकाश है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत आता है। एक्सरे, गामा रे, ये सभी क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोग और बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो प्रकाश है ये एक प्रकार का हम लोगों ने अनुप्रस्थ तरंग के बारे में मैं बताया। अनुप्रस्थ तरंग यहाँ पर जो देखे हैं ये, तो ये जो अनुप्रस्थ तरंग है इसमें आप देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस प्रकार से ये ऐसे अनुप्रस्थ तरंग के रूप में यहाँ पर संचरित हो रहा है। और ये क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहीं पर देखोगे तो एक और तरंग इस प्रकार से, एक और अनुप्रस्थ तरंग जो कि इस प्रकार से ये ऐसा कुछ है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ ना, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, ऐसा कुछ हो रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे ऐसा हो रहा है। जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बारे में बात करूंगा तो ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, मतलब एक बार कह सकते हो राइट साइड में एक बार लेफ्ट साइड में, ऐसे ऐसे। ये ऊपर नीचे कौन हो रहा था? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऐसे एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ऐसे, मतलब कि एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, ऐसा टाइप से है। तो ये ऐसे ऐसे जो ऑसिलेशन जो हो रहा है, जो दोलन हो रहा है कणों का, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मिलाकर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना हुआ है। तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, मतलब कि जो प्रकाश है वो क्या चीज़ है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत ये जो भी मैंने यहाँ पर आपको समझाया ये सभी आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना माध्यम के भी ये संचरित हो जाता है। तो ये लाइट वेव है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव, दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, अभी देखेंगे उसको। तो ये सभी क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में इसको हम लोग पढ़ते हैं।
चलिए, तो हमको ये समझ में आ गया कि जो प्रकाश है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होने वाली एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। जो वस्तुओं को क्या करती है? दृश्यमान बनाती है। प्रकाश क्या चीज़ है? एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊर्जा का बंडल है, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में संचरित होती है। और ये क्या करते हैं? वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। मतलब जिस भी वस्तु से वो टकराएगी उसको क्या करेगी? दृश्यमान बनाएगी, मतलब हमारे देखने लायक बनाएगी, हम उसको देख सकते हैं। मानव नेत्र विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जो मानव नेत्र होता है, इंसानों का जो आंख होता है, वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, मतलब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के एक छोटे परिसर की तरंग के प्रति सुग्राही होता है। मतलब कि सिंपल आप समझो, इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव भी आता है, माइक्रोवेव भी आता है, इंफ्रारेड भी, देखो विजिबल लाइट है, अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरे है, गामा रे है। इसमें से हम जो इंसान है उसको सिर्फ ये दिखाई देता है, विजिबल लाइट ही दिखाई देता है। इस विजिबल लाइट के अंतर्गत ये सब चीज़ आ जाएगा, इस विजिबल लाइट में ये सब आ जाएगा, है ना। बैजानी हपीनाला, ऐसे इसको कह सकते हो, बैजानी हपीनाला, ऐसे मतलब कि ये पूरा, इसको आप चाहो तो पूरा बाद में इसको देखेंगे, है ना। बैजानी हपीनाला का मतलब क्या चीज़ है? ये जितने भी रंग है उसको यहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर लाल रंग है ना, तो यहाँ पर बैगनी रंग है, ऐसे बैगनी, फिर जामुनी, हरा, नीला, इस प्रकार ये बढ़ते जाएगा, है ना। बैजानी, नीला, फिर हरा, फिर ये पीला, हपी नाला, हपी नाला, नारंगी, ठीक है, नारंगी, और यहाँ पर लाल। तो ऐसे टाइप से ये रंग तरंग रहेगा। इसको हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, है ना। तो ये जो है विजिबल लाइट इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट बोलते हैं, ठीक है। ये विजिबल लाइट कहलाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ पर देखो, कहाँ गया? यहाँ है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हमको समझ रहे हैं। वहाँ पर जो दिया हुआ था ना कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर, इस प्रकार से लिखा हुआ था, उसको इसमें हमको समझना है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हमको डिटेल में समझना होगा। देखो, तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार से है, ये मतलब इसको ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इस प्रकार से इधर ये ऐसा कुछ है, ये धीरे धीरे फिर होते होते ऐसा हो गया है ना। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य, अगर मैं तरंग दैर्ध्य की बात करूँ, तरंग दैर्ध्य होता क्या है? तरंग दैर्ध्य को यहीं समझो ना, मैं आगे आपको तरंग में हालांकि समझाऊंगा ही। तरंग दैर्ध्य होता क्या है? दो श्रृंग या फिर दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये दोनों पॉइंट के जो बीच की दूरी है, यही तरंग दैर्ध्य कहलाता है। और इसको हम श्रृंग कहते हैं। ये वाला पॉइंट श्रृंग कहलाता है, नीचे वाला पॉइंट गर्त कहलाता है। ये गर्त है, ये गर्त है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये दो गर्त है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये गर्त, मतलब दो गर्त के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहेंगे, तरंग दैर्ध्य कहेंगे। लैम्डा से इसको दर्शाते हैं, है ना। ये लैम्डा ऐसा होता है, ये लैम्डा से इसको दर्शाते हैं, ये लैम्डा है। तो ये तरंग दैर्ध्य किसको कहते हैं? लैम्डा को कहते हैं। तो ये दो श्रृंग है ना, दो श्रृंग मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दो श्रृंग, यहाँ पर है एक श्रृंग ये, दूसरा श्रृंग ये, ठीक है। ये और ये दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य कहेंगे। या फिर यहाँ पर ये दो गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य कहेंगे। तो ये तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो तरंग दैर्ध्य छोटा है, और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो तरंग दैर्ध्य बहुत बड़ा है ना। तरंग दैर्ध्य यहाँ पर क्या है? बड़ा है। इसको बोलो चाहे फिर इसको कह सकते हो ऐसा। तो तरंग दैर्ध्य धीरे धीरे इधर जब जाओगे, इधर जब आगे बढ़ोगे तो तरंग दैर्ध्य क्या होते जाता है? बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, आवृत्ति ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी क्यों, कैसे ज़्यादा है? फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक सेकंड में तरंग जितनी बार चक्कर लगा लेता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड में कोई तरंग जितनी बार चक्कर लगा लेता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अगर हम एक सेकंड का टाइम वेव लेते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से एक निश्चित समय अंतराल बोल सकते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में तरंग जितनी बार चक्कर लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो तरंग 6-7 बार चक्कर लगा लिया है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात करूँगा, लगभग इतना ही दूरी मैं यहाँ पर लिया हूँ, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत कम है। 3-4 बार ही यहाँ पर चक्कर लगा पा रहे हैं। तो यहाँ पर 6-7 बार चक्कर लगा है, यहाँ पर 3-4 बार चक्कर लगा है। मतलब कि कहीं ना कहीं देखोगे तो इधर क्या है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तरंग का जो प्रति सेकंड चक्कर लगाने का जो दर है वो का क्या है? यहाँ पर ज़्यादा है। और यहाँ पर क्रम है, लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है ना। तो हम लोगों ने क्या समझा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मतलब कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। यहाँ पर देखोगे तो वेवलेंथ हमको कम दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से वेवलेंथ यहाँ पर क्या है?
कम है, यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो जा रहा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इधर से इधर बढ़ते हैं, वैसे वैसे तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता जाता है। वैसे वैसे क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होता जाता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करेंगे तो इस पॉइंट पर मैं रहूंगा तो सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा, हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा, हाई फ्रीक्वेंसी। इस पॉइंट पे अगर मैं आता हूं तो लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगा। इस पॉइंट पे देखेंगे तो तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा रहेगा, छोटा तरंग दैर्ध्य है ना, शॉर्ट वेवलेंथ, देखो ये लिखा हुआ है शॉर्ट वेवलेंथ। लेकिन यहाँ पर मैं आता हूँ तो लॉन्ग वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें जैसे कि इधर सबसे पहले एक गामा रेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इधर का गामा रेस, देखो ये गामा रेस है। गामा रेस जो होता है, गामा किरणें जो होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है, बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी होता है। और इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत कम होता है। गामा रेस का जो तरंग दैर्ध्य है बहुत कम होगा। गामा रेस के बाद यहाँ पर एक्सरे आ जाएगा, एक्स रेज आ जाएगा, है ना, एक्स रेज। इसके बाद यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो विजिबल लाइट है ये आएगा, विजिबल लाइट मतलब कि जो दृश्य प्रकाश है, जिसको हम, जो इंसान देख सकते हैं। ये सबको आप नहीं देख पाओगे, गामा रेस को, एक्स रेस को, अल्ट्रा वायलेट रेस को, ये सबको देख पाते हो क्या, नहीं देख पाते हो, है ना, इन सब चीज़ों को आप नहीं देख पाते हो। और ध्यान में रखें, इन सब में जो हमारा ओजोन परत है, ओजोन परत हमारे पृथ्वी के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेस को आने से रोक देती है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस को आने से रोक देती हैं, बाकी सब तरंग आ सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा वायलेट जो रेस होती हैं, है ना, उसको क्या कर देती हैं, रोक देती हैं। पराबैंगनी किरणें उसको बोलते हैं, उसको रोक देती हैं ओजोन परत। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझें कि ये जो ये जो विजिबल लाइट है, क्या चीज़, ये विजिबल लाइट है। इस विजिबल लाइट में आप देखोगे तो इधर क्या है, बैगनी है ना, वॉयलेट है। यहाँ पर क्या चीज़ है, वॉयलेट। ये सबसे इस छोर में क्या है, वॉयलेट है, जिसका यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम लाल की बात करते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। देखो यहाँ पर 7 × 10⁻14 है, यहाँ पर 4 × 10⁻14 है। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये कम है, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं, तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, तरंग दैर्ध्य देखो, इसका तरंग दैर्ध्य छोटा है, इसका तरंग दैर्ध्य बड़ा है। मतलब कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है, बड़ा है। जबकि यहाँ पर जो नीला रंग जो तरंग, मतलब कि जो वॉयलेट कलर का जो तरंग दैर्ध्य है ना, बैगनी कलर का जो तरंग दैर्ध्य है, उसका तरंग दैर्ध्य क्या है, छोटा है। ठीक है, इसका तरंग दैर्ध्य छोटा है, इसका तरंग दैर्ध्य क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर जो वॉयलेट है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, वॉयलेट है। मतलब यहाँ पर ये देखोगे तो वॉयलेट है, और वॉयलेट से इधर आ जाओगे तो अल्ट्रा वॉयलेट मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर रेड है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, रेड है। तो रेड से इधर आ जाओगे तो क्या मिलेगा, इंफ्रा रेड मिलेगा। ठीक है, इंफ्रा रेड। और इधर बढ़ते जाओगे तो पहले ये माइक्रोवेव मिलेगा, फिर यहाँ पर रेडियो वेव मिलेगा, है ना। तो ये सब की फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी लो होती जा रही है, लेकिन तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको एक चीज़ तो याद रखना ही पड़ेगा, ये जो विजिबल लाइट है ना, इसको याद रखेंगे। विजिबल लाइट का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 400 nm से लेकर के, मतलब कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का ये होता है। जो विजिबल लाइट है इसका जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, इसका जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है। अब इसमें लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, नीले रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम रहेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, जैसे कि आप देखोगे जो सिग्नल होता है, सिग्नल वो लाल रंग का क्यों बनाते हैं, सिग्नल लाल रंग का इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। ठीक है, ये लंबी दूरी तक संचरित हो सकता है, बहुत लंबी दूरी तक हमको ये दिखाई देता है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं। लंबी दूरी से हमको ये दिखाई देता है, मतलब बहुत दूर भी खड़ा होकर हम इसको देख सकते हैं लाल रंग को, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है ना। इसको हम लोग देखेंगे, प्रकीर्णन इसका कम होता है लाल रंग का, आगे हम लोग बात करेंगे। बोलोगे यहाँ पर प्रकीर्णन क्या चीज़ है, इसलिए अभी उसको स्किप करो। चलो, तो ये हम लोगों ने क्या समझा कि अभी सिर्फ आपको 2 ही चीज़ याद रखना है, यहाँ पर बैगनी रंग और लाल रंग। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो ज़्यादा है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम है। ठीक है, ये 2 चीज़ को ध्यान में रखें। कितना है इसको भी याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा गया था 2023 में शिक्षक भर्ती जब पेपर हुआ था तो वहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि जो विजिबल लाइट होता है, ये दृश्य प्रकाश जो होता है, इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो 400 से 700 नैनोमीटर होता है, ऐसा इसका आंसर था। और एग्जाम में क्या आता है, दे देगा 4 ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन ए में दे दिया एक्सरे,
और बी में दे दिया अल्ट्रा वायलेट रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, ये 4 को दे दिया। इन चारों को दे देगा और पूछ देगा इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, तो क्या बोलोगे? इंफ्रारेड। इनमें से किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, तो क्या बोलोगे? एक्सरे। ठीक, एक्सरे इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। और तरंग दैर्ध्य में इसका अधिक होता है। जैसे जैसे इधर इधर बढ़ेंगे हम लोग, तरंग दैर्ध्य बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये हमको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब इसके बाद हमको देखना क्या है, अब यहाँ से हमको शुरू करना है जो प्रकाश है, प्रकाश के माध्यम से हमारे आंखों को कैसा दिखाई देता है उसको हमको देखना है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग अपवर्तन, परावर्तन, ये सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा कि प्रकाश क्या चीज़ है वो देख लिया। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रूप में हम लोगों ने पढ़ लिया। पहले तो ये समझा कि प्रकाश कण है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। प्रकाश क्या चीज़ है? कण मतलब कि प्रकाश क्या चीज़? ऊर्जा का बंडल है जिसको हम फोटोन कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ये संचरित होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में हम लोगों ने प्रकाश को देखा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। उसमें कौन कौन से जो वेव क्या क्या है उसके अंतर्गत, उसको भी हम लोगों ने देख लिया। विजिबल लाइट का जो वेव लेंथ है उसको याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। ठीक है, बाकी चीज़ों को अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।